शेयर करेंगे तो आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको देखेंगे तो आप म्यूट अनम्यूट की आपको प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि सभी लोग म्यूट है, वो हमारे ऊपर से ही रहता है, उसमें आप कोई भी अपने आप नहीं करेगा। तो उसमें कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ मतलब अपने को कुछ करना नहीं है। अपन को क्या करना है, आपको शेयर अगर स्क्रीन करनी है तो आप स्क्रीन शेयर का एरो दिखाई दे रहा होगा आपको, वहां जाइए और स्क्रीन शेयर कीजिए तो हो जाएगी, ठीक है। और और आपका तो जी मैम, बोलिए। हाँ, ठीक है। और जी, बिल्कुल सिंपल है, बाकी का ये सब हो गया है, हैंड रेज़ का भी ऑप्शन आता है, आप कर सकते हैं वहाँ से। बाकी का आपको अभी ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको मीटिंग हैंडओवर कर दी है, आप आराम से अपना मीटिंग लीजिए, जो भी आपको करना है, जैसे करना है, ठीक है? जी, और मैं म्यूट करके रखूँगी ताकि मेरे यहाँ से आवाज़ ना हो, और बाकी की कोई अपने आप से म्यूट नहीं कर सकता है, ठीक है? ओके। जी, आप मुझे कोस्ट बना दीजिए, कोस्ट ऐसे बनाएँगे, आप पार्टिसिपेंट पे जाएँगे, तो जहाँ मेरा नाम है आपको दिख रहा, मैं हैंड रेज़ कर लेती हूँ। आप उस पर थोड़ा-सा आप उस पर थोड़ा दबा के रखेंगे थोड़ी देर के लिए, तो वहाँ पे आप ऑप्शन आएगा, ठीक है? हाँ, लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ऑप्शन आएगा, तो आप मुझे को-होस्ट दे दीजिएगा। हो गया है मैम, ठीक है, बहुत सिंपल है, कोई बात नहीं है। हम फर्स्ट बार करते हैं कोई काम तो थोड़ा हमें लगता है, बाकी का ठीक है। ओके मैम, अब 7 मिनट हो चुके हैं, आप स्टार्ट कीजिए मैम। जी, जी। जी मैम, आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है, अपने इंट्रोडक्शन के साथ आप स्टार्ट करेंगे। आप पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, आप कौन कहाँ से हैं और आपके अपलाइन कौन है? उससे ज़्यादा नहीं, बस टीम लीडर बता दीजिए, बाकी का ऊपर का कुछ नहीं, क्योंकि हमारी मीटिंग है, हमें पता है सारा, है ना? जी, ओके मैम, स्टार्ट कीजिए। रीमा जी, आपको मेरी वॉइस आ रही है? हाँ जी मैम, बहुत ही क्लियर है। जी, जी, ओके मैम, स्टार्ट कीजिए। उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में कि तो ब्रेक हो रही है, आप थोड़ा-सा नेटवर्क में जाएँगे क्या? शायद नेटवर्क इश्यू, आपके यहाँ शायद नेटवर्क इश्यू मुझे लग रहा है, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। जी मैम, थोड़ा-सा प्लीज़ नेटवर्क में जाइए मैम। अभी क्लियर है मैम? हाँ जी, अभी क्लियर है, बोलिए आप। मैम स्टार्ट कीजिए। जी, जी। ओके।
मैम कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं तो मैम। तो आपकी आवाज़ क्यों नहीं आ रही है? मैम वाईफ़ाई के पूरे नीचे। आपकी बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही है मैम। वॉइस क्लियर ही नहीं है बिल्कुल। हाँ, ब्लूटूथ तक हाँ, टिक के ये कर दो ना, टिक के बस मैम थोड़ा-सा ब्लूटूथ को डिस्कनेक्ट कर देती हूँ फिर आप ब्लूटूथ या तो हटा दीजिए। कोई प्रॉब्लम हो रही है थोड़ा-सा। आप ऐसे ही करिए। मैम जी, वॉइस नहीं आ रही थी बिल्कुल भी अभी आपकी। ठीक है मैम? अभी क्लियर है? हाँ, अभी क्लियर है। आप स्टार्ट कीजिए। वो ब्लूटूथ की वजह से शायद हो गया होगा मैम। हाँ, हाँ। जी मैम, बिल्कुल। हाँ जी। तो ये मैं हूँ और ये है मेरी अपलाइन और सुपर अपलाइन स्वाई सिस्टर्स। जैसे कि मेरी अपलाइन है प्रियतमा स्वाई मैम और सुपर अपलाइन है अनुपमा स्वाई मैम। जी। इन्हीं की वजह से मुझे इस प्लेटफॉर्म में आने का मौका मिला है और यहाँ पे मुझे ये दोनों दोनों से बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिला है और थैंक यू इन दोनों को भी, मेरी अपलाइन और सुपर अपलाइन को, जिन्होंने मुझे इतनी मैम को भी बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया कि इन्होंने मुझ पर इतना भरोसा जताया कि मैं ये इस अभी इस जगह में बैठ के आप सभी का अपना चाह जो भी ज्ञान है मैं आपसे शेयर कर सकूँ। नेक्स्ट आती है मेरी टीम लीडर। मैम ने जैसे बताया कि बताना ज़रूरी नहीं है, भूमिका मैम का फ़ोटो नहीं मिला है इसलिए मैंने थोड़ा डाला नहीं और थैंक यू रीना मैम कि आपने विद्युत मैम के भरोसे पर भरोसा जताया है। थैंक यू सो मच मैम। सो और देरी ना करते हुए लेट्स स्टार्ट। और मैं आज जैसे कि हम सभी यहाँ से बिलॉन्ग करते हैं। ये है हमारा यशबीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड और हम सब यही यशबीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के जड़े हैं। मैं खुद को अपनी यहाँ कंपनी की जड़ मानती हूँ क्योंकि हमने मजबूती से जड़ को मैंने पकड़ रखा है मिट्टी के साथ कि हमारा कंपनी हिले ना, बिल्कुल ना हिल सके। और हमने अपना जो भी ज्ञान है, जो भी है हम यहाँ पे, जो भी नॉलेज है हम यहाँ पे शेयर करते हैं और हम सभी एक ही परिवार से बिलोंग करते हैं जो कि है हमारा यशबीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। यशबीज हमारा एक फैमिली है और इसी तरह जैसे हमने अपनी कंपनी को मजबूती से पकड़ रखा है, वैसे ही हमारी कंपनी को और मजबूत कौन बनाता है? हमारी कंपनी की लीगलिटीज, जैसे कि हमारे सारे सर्टिफिकेट्स। हमने जैसे अपनी कंपनी को मजबूती से पकड़ रखा है, जैसे कि जमीन के नीचे जब जड़ में अपनी मजबूती से जब पकड़ रखते हैं, वैसे ही हमारा जो सर्टिफिकेट्स वगैरह है, वो हमारी कंपनी को वैसे ही मजबूती से खड़ा कर रखा है। जैसे कि लीगल वाइज़ हमारी कंपनी को कोई भी प्रॉब्लम कभी ना आए, उस हिसाब से। यहाँ पे हमारे सर्टिफिकेट्स जितने हैं, पैन है, फिटसी है, जीएसटी, आईएसओ, सीओआई, एफएसएसआई, हलाल वगैरह। तो इन सब के बारे में चलिए हम आज कुछ जानते हैं। अगर हाँ, आप सभी से मेरा एक और रिक्वेस्ट है, अगर मेरी यहाँ पे तो मैं जैसे कि एक ओडिया लड़की हूँ, तो मेरे हिंदी में शायद कुछ थोड़ा ऊपर-नीचे हो जाए, तो प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा हिंदी में। और दूसरी बात है, अगर मैं कहीं यहाँ पे देखिए मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैं पूरा सही और एग्ज़ैक्ट डाटा बताऊँगी। अगर कहीं पे मुझसे कुछ गलती हो जाए, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, मेरी गलती को पकड़िए और मुझे प्लीज़ सुधारिए कि नेक्स्ट टाइम मैं वो गलती फिर से ना दोहराऊँ। और मैं माफ़ी तो कभी नहीं माँगूँगी कि इस वज़ह से कि आप मुझे माफ़ करिए वो मैं नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ आप मेरी गलती को पकड़िए और मेरी गलती को सुधार दीजिए। थैंक यू। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा आता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सबसे पहले मैंने इसीलिए रखा कि अल्फाबेटिकली जैसे कि हमारे डिक्शनरी वगैरह में होता है, तो मैंने वैसे ही अल्फाबेटिकली रखा है सीओआई, दैट इज़ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को हिंदी में हम बोलते हैं निगमन प्रमाण पत्र और कई सारे स्टेट्स में इसे आर्टिकल्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी बोला जाता है। पहले जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज़ सीओआई? सीओआई माने सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है? तो यह एक कानूनी दस्तावेज है जो बताता है कि हमारा कंपनी या हमारा जो निगम कंपनी है वो विधिवत गठन हो चुका है। उसके माने जो भी प्रोसीजर रहते हैं वो गठन हो चुका है और उसे कानूनन एक अलग इकाई के रूप में मान्यता मिल गई है। इकाई माने क्या होता है? यूनिट। एक अलग सेपरेट एक अलग यूनिट के हिसाब से उसे मान्यता मिल गई है बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये कंपनी का जन्म प्रमाण पत्र होता है जिसमें क्या होता है, कंपनी का नाम होता है,
पंजीकरण संख्या होता है, पंजीकरण मीन्स रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। निगमन की तिथि, निगमन मीन्स क्या है? हमारा जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, निगमन होता है हमारा इनकॉर्पोरेशन, ये जो है इनकॉर्पोरेशन को हम हिंदी में बोलते हैं निगमन। तो निगमन की तिथि वहाँ पे जैसे रहते अ, हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है, इनकॉर्पोरेशन की तारीख रहती है, उसके प्रकार जैसे कि जानकारी वगैरह सब वहाँ पे रहता है। निगम जो इस व्यावसायिक गतिविधि को चलाने और कानूनी रूप से काम करने में अनुमति देता है। ठीक है? इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी व्यवसाय या संस्था को कानूनी रूप से एक अलग इकाई, जिसे हम लीगल एंटिटी बोलते हैं, उस तौर पर बनाना और उसे रजिस्टर करना होता है, जिससे वह अपने मालिकों से टोटली ही अलग ही हो जाती है। जैसे कि और टोटल अलग और निगमित होती है। निगमित मीन्स इनकॉर्पोरेटेड हो जाता है। जैसे जिसके बाद क्या होता है, कंपनी अपने नाम से कुछ भी संपत्ति वगैरह रख सकती है, अनुबंध कर सकती है, या मीन इसके मीन क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध माने कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट रख सकती है, और उस पर अगर कुछ मुकदमा वगैरह चलाया जाता है, जिससे क्या होता है, जो मालिक रहते हैं, जो कंपनी के, जैसे कि हमारे एमडी सीएमडी अभी जैसे हो गए, वो मालिक है यहाँ के, तो उनके निजी संपत्ति पर कोई भी अगर, मान लीजिए कि कोई मुकदमा चलाते हैं कंपनी के ऊपर, तो अगर हमारे पास कंपनी में सीओआई है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, तो वो क्या करता है, मालिकों से कंपनी को एक अलग आइडेंटिटी, अलग यूनिट बना देता है। तो अगर वहां पे कुछ भी रहता है, मैंने कोई केस वगैरह जैसे होता है, तो क्या होता है, मालिक जो रियल जो मैंने एमडी सीएमडी जो भी चेयरमैन वगैरह है, तो उनके पर्सनल प्रॉपर्टीज में कोई भी हानि नहीं होती। जैसे कि उनकी व्यक्तिगत संपत्ति हमेशा सुरक्षित रहती है। उन्हें एक सीमित दायित्व, जिसे हम लिमिटेड लिएबिलिटीज बोलते हैं, उसका उनको फायदा मिल जाता है। कोई अगर केस करता है तो किस पर करेगा, उस कंपनी पर करेगा। तो जहाँ पे वहाँ क्या होता है कि अगर कोई जो भी उनका संपत्ति है पर्सनल, जैसे कि कार हो गया, प्रॉपर्टीज हो गया, घर हो गया, ये वगैरह में कोई उस पे हाथ भी नहीं डाल सकता। जो डालेगा वो कंपनी के ऊपर ही डालेगा, क्योंकि इसे हम जैसे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कर दे हैं, तो वो मालिक की संपत्ति से टोटल एक अलग इकाई बन चुका है, एक अलग यूनिट बन चुका है। लिमिटेड लियाबिलिटी क्या होता है? लिमिटेड लियाबिलिटी लियाबिलिटी जो होता है, इसका अर्थ है कि व्यवसाय में मालिक या फिर जो शेयर धारक होते हैं, जो निवेशक होते हैं, उनकी वित्तीय जिम्मेदारी कंपनी के ऋणों और घाटे के लिए केवल उनके द्वारा निवेश की गई राशि तक ही सीमित रहती है। जो भी उन्होंने इन पर इन्वेस्ट किया हुआ है, उस पर ही उनकी निवेश की गई राशि तक ही उनकी सभी सीमित रहती है। उनके निजी संपत्ति जैसे कि घर, कार आदि, ये सब वगैरह सुरक्षित रह जाती है, क्योंकि कंपनी एक अलग कानूनी इकाई के रूप में बन चुकी है। उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है। जैसे कानूनी पृथकीकरण, पृथकीकरण मीन्स क्या होता है, लीगल सेपरेशन होता है। जब भी कोई व्यवसाय का, जैसे कि हमारा प्राइवेट लिमिटेड वगैरह जो रहता है, जब भी वो पंजीकृत होता है, रजिस्टर्ड होता है, तब वो अपने मालिकों से सेपरेट हो जाता है, एक अलग व्यक्ति बन जाता है। जिसे सेकंड होता है कि हमें व्यक्तिगत सुरक्षा मिल जाती है, पर्सनल प्रोटेक्शन। यदि कंपनी दिवालिया हो जाता है, दिवालिया तो आप सब समझते होंगे, दिवालिया हो जाता है तो उस पर मुकदमा होता है, तो लेनदार केवल कंपनी की संपत्ति पर ही दावा कर सकते हैं, मालिकों की व्यक्तिगत संपत्ति पर उनका कोई भी अधिकार नहीं हो सकता, कि वो कोई भी जब्त भी नहीं कर सकते। दूसरा आता है हमारा जोखिम की सीमा, लिमिट ऑफ रिस्क बोलते हैं उसे। मालिक केवल उतना ही पैसा खोते हैं जितना उन्होंने व्यवसाय में लगाया होता है। जैसे कि शेयरों का मूल्य समझ लीजिए, शेयर शेयर जो रहता है, उस शेयर का मूल्य ही समझ लीजिए। फिर होता है डिफरेंस फ्रॉम अनलिमिटेड लिएबिलिटी रहता है, ये असीमित दायित्व का अंतर बोलते हैं। जो सोल प्रोप्राइटरशिप रहता है, या आप समझ ले सामान्य जो साझेदारी रहता है, जिसमें पार्टनरशिप या अकेले जो, जिसमें आप सिंगल मालिक रहते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो भी ऋण होता है व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होते हैं, और उनकी निजी संपत्ति भी जोखिम में आते हैं। जो सिंगल मालिक होते हैं, जिसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन वगैरह, जो पार्टनर्स वगैरह नहीं रहते, वहां पे कोई शेयर अगर उनका नहीं रहता है, अकेले ही वो मालिक रहता है, तो उनकी निजी संपत्ति पर भी ये आ जाने की संभावना रहती है। संक्षिप्त में हम क्या बोल सकते हैं, जैसे कि यह व्यवसाय मालिकों को अपने पर्सनल फाइनेंस या फिर जो प्रॉपर्टी रहता है, कि प्रॉपर्टी की जोखिम में डाले बिना ही बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, और चलाने के लिए एक कानूनी सुरक्षा कवच जैसे ही प्रदान करता है हमारा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। यहाँ पे दूसरा है, हु इश्यूज द सीओआई, सीओआई सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को इश्यू कौन करता है, हमें देता कौन है?
भारत में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, जिसे हम एमसीए कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो बोलते हैं, उसके तहत रजिस्टर ऑफ कंपनीज, आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, अगर आप चाहें तो ये आप लिख सकते हैं। ये मैं सबसे पहले ही बोलना चाहती थी पर माइंड से स्लिप हो गया। डायरी प्लीज, पेन और पेंसिल या डायरी रखे रहिए, उसमें आप नोट डाउन करें जो आपको इम्पोर्टेंट लगे। क्यों क्यों लिखेंगे वो भी मैं आपको बाद में बता दूंगी। तो इसे कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर आता है और उसे रजिस्टर ऑफ कंपनीज जारी करते हैं, जो किसी कंपनी को कानूनी गठन का आधिकारिक प्रमाण होता है, जो दर्शाता है कि कंपनी अब एक अलग कानूनी इकाई और व्यवसाय शुरू कर सकती है। यह कंपनी का कानूनी अस्तित्व और पंजीकरण को दर्शाता है। तो थर्ड आता है हमारा, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। ये क्यों ज्यादा मैंने नेसेसरी है, क्यों ज्यादा इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसमें विश्वसनीयता रहती है, भरोसेमंद होने की क्षमता रहती है, क्रेडिबिलिटी बोलते हैं हम उसे। ये क्या होता है? एसेंशियल फॉर बिल्डिंग ट्रस्ट विद पार्टनर्स, जो पार्टनर्स हमारे रहते हैं, कस्टमर्स रहते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह जो रहता है, उनके साथ हमारा एक ट्रस्ट बिल्ड हो सके, तो उसके वजह से ये इम्पोर्टेंट रहता है। अनुपालन या फिर हम पालन भी बोल सकते हैं, कंप्लायंस जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। इसका मतलब है नियमों और कानूनों या दिशा निर्देशों का पालन करना रहता है, जैसे कि कंपनी का सरकारी नियमों या अपनी आंतरिक नीतियों के अनुसार ही काम करना रहता है। उसके बाद आता है कार्यक्षमता, जिसे फंक्शनलिटी कहते हैं। ये बिजनेस का जो फंक्शंस रहता है, जैसे कि लोन्स लेना होता है, कुछ लीज वगैरह को साइन करना रहता है, एम्प्लॉयज को हायर करना रहता है, वो सबको ये कार्यक्षम करता है, माने इनाबल्स करता है, बढ़ाता है उसके। उसके बाद आता है हमारा की इंफॉर्मेशन। जैसे कि की इंफॉर्मेशन में हमारा आता है लीगल आइडेंटिटी। माने लीगल आइडेंटिटी का मतलब होता है कानूनी पहचान। निगमन के बाद कंपनी एक अलग ही कानूनी व्यक्ति बन जाती है, ठीक वैसे जैसे कि इंसान होता है। ये सेपरेट एक अलग इसका आइडेंटिटी होता है। इसका जैसे कि मालिकों के साथ या और जुड़ के नहीं रहता, वो अलग हो जाता है। कुछ भी अगर इस पर जैसे कि मुकदमा वगैरह चलता है, तो मालिकों की संपत्ति, उनकी निजी संपत्ति पर कोई भी हानि नहीं होता है। हम्म, इसमें आदमी मालिकों और शेयर धारकों को कंपनी के कर्ज और देनदारियों से बचाता है। इसकी प्रक्रिया कैसे होती है? प्रोसीड्यूर जो बोल रहा है, यह लेखों के निगमन, जो कि आर्टिकल्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो बोलते हैं इंग्लिश में, जैसे दस्तावेजों को संबंधित सरकारी प्रधाधिकारी के पास दाखिल करके पूरी की जा सकती है, जिसके बाद भी हमें सीओआई जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है, जैसे कि हमारा कंपनी का बर्थ सर्टिफिकेट है। और इसका प्रॉफिट्स क्या है? इसका प्रॉफिट्स वही है कि इससे कंपनी की पूंजी जुटाने, जो शेयर जुटाने बोलते हैं, और व्यवसाय को विस्तार देने में मदद मिलती है। साथ ही साथ इन्वेस्टर्स जो, उनको भी एक तरफ का सिक्योरिटी मिल जाता है। और दूसरा है हमारा एफडीए अप्रूव्ड। एफडीए ऐसे कोई सर्टिफिकेट तो है नहीं, इसको एफडीए अप्रूव्ड, अप्रूव मीन मान्यता मिलना, उसको अप्रूव करना। तो व्हाट डज एफडीए अप्रूव्ड मींस? इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि अमेरिका व अमेरिका जो बोलते हैं हम ना, अमेरिका की खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिसे हम एफडीए बोलते हैं, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने जो अमेरिकी की खाद्य और औषधि संघ एफडीए ने किसी दवा या मेडिकल डिवाइस या बायोलॉजिकल प्रोडक्ट की सुरक्षा, उसकी सेफ्टी और इफेक्टिवनेस के लिए समीक्षा करते हैं, और यह पाते हैं कि उसमें जो भी ज्ञात और संभावित लाभ होता है, उसको किसी भी रिस्क से ज्यादा, माने कोई भी जो प्रोडक्ट उनका जो अप्रूव इन लोग करते हैं, वो उसके प्रॉफिट से कम उसका रिस्क होता है, तो उसको वो क्या करते हैं, उसका निर्माण गुणवत्ता मानकों के अनुसार ही किया जाता है। यह एक कठोर प्रक्रिया है, जिसमें निर्माता के डेटा वगैरह जो रहते हैं, जो कि प्रयोगशाला, प्रयोगशाला मीन्स हमारा जो पर्टिकुलर, मुझे वो इंग्लिश का वर्ड नहीं आ रहा है, प्रयोगशाला पशु या फिर मानव परीक्षणों के परिणाम पर ही उसको मूल्यांकन किया जाता है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि उत्पाद इच्छित उपयोग के और उपयोग के लिए है और सुरक्षित और प्रभावी भी है। तो उसको हम जब इनका जो जो भी उनका क्या बोलते हैं उसको,
एग्जैक्ट वर्ड मेरे जुबान पे नहीं आ रहा है। तो उनके नियमों के हिसाब से उनको उनका प्रोसीजर रहता है उसको सभी को अगर फॉलो कर सक माने अमेरिका के हिसाब से उन लोग जो फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी उनका की पॉइंट्स रहता है उनका जो एक स्टेप बाय स्टेप जो रहता है उनको अगर ये क्लियर करते हैं तो ये क्या कर सकते हैं वहां पे आगे की माने जैसे कि हमारा इंटरनेशनल मार्केट अमेरिका में भी इन लोग अपना द- भले ही वो इंडियन कंपनी हो या फिर कोई भी कंपनी हो अगर वो एफडीए अप्रूव्ड है तो वहां पे अमेरिकी बाजार में भी वो अपना सब कुछ जो मार्केटिंग वगैरह कर सकते हैं। मार्केटिंग क्या है? कपड़ा लता ये खरीदने का नहीं है, अपना जो भी प्रोडक्ट्स है उसको वहां पे वो बेचने की अनुमति उनको मिल जाता है। इसका की पॉइंट्स मुख्य बातें क्या होती है? सुरक्षा और प्रभावशीलता। एफडीए ये सुनिश्चित करता है कि उत्पाद सुरक्षित है और बताए गए काम के लिए प्रभावी है। और दूसरा आता है इसमें जोखिम कम और लाभ ज्यादा होता है। जो भी अनुमोदन का मतलब है कि उत्पाद के फायदे उससे जुड़े जोखिमों से ज्यादा है। उसका उस अगर रिस्क कम है, फायदा बेनिफिट्स ज्यादा है, तभी जाके अमेरिकी का जो एफडीए का जो एडमिनिस्ट्रेशन जो रहता है वो क्या होता है एफडीए अप्रूव करता है उनकी सारी चीजों को। फिर होता है गुणवत्ता नियंत्रण। गुणवत्ता नियंत्रण क्या है? निर्माता को यह साबित करना होता है कि वे उत्पाद को संघीय गुणवत्ता मानकों के अनुसार ही बना सके। गुणवत्ता मानक में मानक होता है यूनिट, उनके हिसाब से ही वो उसको बनाते हैं। एफडीए एफडीए का क्या काम नहीं होता है? एफडीए खुद उत्पाद का परीक्षण नहीं करता है। एफडीए जो है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन वो कोई भी उत्पादों का परीक्षण खुद नहीं करता। एफडीए खुद उत्पादों का परीक्षण या उसका विकास नहीं करता। यह निर्माताओं के द्वारा प्रस्तुत डेटा से समीक्षा करते हैं। जो भी उनके निर्माता जो प्रोड्यूसर्स वगैरह होते हैं वही उन माने ये इनका जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है ये उसको फॉलो करते हैं और अ, उनके जो तौर तरीके जो भी उनका एग्जामिनेशन का प्रोसीजर रहता है ये सब करते हैं और ये जो डेटा ऊपर को भेजते हैं वहां से वो क्या होता है अप्रूव्ड होके आता है। संक्षिप्त में हम जैसे कि इन शॉर्ट में बता सकते हैं जैसे एफडीए अप्रूव्ड एक ऐसा प्रमाण है कि एक स्वतंत्र एजेंसी ने उत्पाद की सुरक्षा और प्रभावशीलता को अ, क्या बोलता हूँ सत्यापित किया है जिससे उपभोक्ताओं का विश्वास मिलता है और यह एक विश्वसनीय उत्पाद है। इसे हम एफडीए को बता सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा इफ इज एफडीए अप्रूव्ड नेसेसरी इन इंडिया। एफडीए अप्रूव्ड होना भारत में जरूरी है या नहीं? क्या भारत में एफडीए की मंजूरी आवश्यक है? शुद्ध हिंदी में बोला जाए तो भारत में खाद्य एवं औषधि प्रशासन जो एफडीए कहता है उसका लाइसेंस खाद्य पदार्थों दवाओं और चिकित्सा उपकरणों के निर्माण आयात या बिक्री आयात मीन्स इम्पोर्ट या बिक्री के लिए अधिकृत व्यवसायों के लिए अनिवार्य प्रमाणन है। यह भारत में अनिवार्य है, ये कंपलसरी है। हमारे भारत में भी ये कुछ भी मैंने जैसे कि हमारा मेडिकल डिवाइसेस जो रहता है कि कुछ उपकरण जो रहते हैं दवाई वगैरह होता है खाद्य पदार्थ इन्हें हमारे भारत में भी बिक्री करने के लिए या इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी करने के लिए हमें भी भारत में एफडीए अप्रूव्ड सर्टिफिकेट निहाती जरूरी है, अनिवार्य है। यह लाइसेंस केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन सीडीएससीओ इसका इसका इंग्लिश है सेंट्रल। जो अगर कोई लिखना चाहता है तो प्लीज लिख लीजिए। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन सीडीएससीओ। यह लाइसेंस हिंदी में क्या बोलते हैं केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन या राज्य औषधि प्राधिकरणों द्वारा जारी किया जाता है। ओके, देन थर्ड हमारा आता है फिटसी। फिटसी क्या होता है? फेडरेशन ऑफ इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज। ये सर्टिफिकेट भी हमारे कंपनी के पास है। हम सभी को बता देते हैं कि हमारे पास फलाना फलाना सर्टिफिकेट है पर हम खुद उसके बारे में नहीं जानते। तो आज मेरा टॉपिक बस यही है कि हमें खुद को नॉलेज होना चाहिए कि हमारे पास जो जो सर्टिफिकेट है उसका काम क्या है, वो क्या काम है, वो क्या काम करता है और हमारे मैंने कंपनी का क्या फायदा उसके मैंने दिलाता है ये सर्टिफिकेट्स वगैरह। तो फिटसी, व्हाट इज फिटसी सर्टिफिकेट? फिटसी सर्टिफिकेट का मतलब क्या है? फिट्स सर्टिफिकेट जिसे हम फेडरेशन ऑफ इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज बोलते हैं, जो भारत में डायरेक्ट सेलिंग को बढ़ावा देता है, नियमन करना या फिर नियंत्रण करना और
उसके हितों की रक्षा के लिए 2017 में बनाया गया एक संगठन है। फिट से कोई सामान्य सर्टिफिकेट नहीं है, बल्कि एक उद्योग संघ है। इन्होंने इंडस्ट्री एसोसिएशन है जो अपने सदस्यों को डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो होते हैं उनको क्या करता है, एक ही मंच प्रदान करता है और सरकार के साथ मिलकर उद्योग के लिए वो नियम बनाते हैं। नियम बनाने में वो मदद करते हैं, जिससे क्या होता है, ग्राहकों और विक्रेताओं के हितों की रक्षा कर सकते हैं हम लोग। ये सर्टिफिकेट, ये मैं बोलना चाहूंगी, ये एक तरफ का सर्टिफिकेट नहीं, बल्कि उद्योग की मान्यता और प्रतिनिधित्व का प्रतीक बोलते हैं इसे। वही मेरे तरफ से ऐसे है, मैं वैसे ही समझती हूँ उसे, जो सदस्यों को उद्योग और उद्योग के सही मूल्यों और उनके लाभों को प्रदर्शित करने में उनको मदद करता है। फिर से क्या करता है, व्हाट डज फिटसी डू? फिटसी का काम क्या होता है? उसका काम है प्रतिनिधित्व करना। जैसे कि नीति निर्माताओं क्या होता है, जो पॉलिसी मेकर्स जो होते हैं उन्हें हम हिंदी में बोलते हैं नीति निर्माता। नीति निर्माताओं के सामने भारतीय डायरेक्ट सेलिंग उद्योग का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा आता है उसका नियमन। उद्योग के लिए उचित कानून और नियम बनाने में भी ये मदद करता है। थर्ड में आता है छवि निर्माण। अगर कोई लिखना चाहे, अगर मैं कोई ज्यादा थोड़ा स्पीड बोल रही हूँ तो मुझे प्लीज बता दीजिएगा। थर्ड में आता है छवि निर्माण। मैंने उसका खुद दूसरों के सामने वो अपना कैसा पोर्ट्रेट करता है खुद को। डायरेक्ट सेलिंग में सच्ची और सकारात्मक ही छवि पेश करता है। कौन करता है? फिट से सर्टिफिकेट से ही हमारा ये सब काम होता है। एक अच्छी डायरेक्ट सेलिंग की सच्ची और सकारात्मक छवि वो पेश करता है। दूसरा होता है, उसके बाद नेक्स्ट आता है चौथा, हितों की रक्षा करना। उपभोक्ताओं और डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के हितों की भी ये रक्षा करता है। कौन रक्षा करता है? फिट से रक्षा करता है। फिर आता है नीति निर्माताएं। वे व्यक्ति या समूह होते हैं जो क्या होता है, किसी देश या संगठन के क्षेत्र के नियम और नीतियां बनाते हैं। भारत में ये मुख्य रूप से क्या होता है, चुनी हुई सरकार, जैसे कि संसद और विधानसभा में जो भी सरकार चुने हुए रहते हैं उनमें, या फिर ब्यूरोक्रेसी और विशेषज्ञ जो होते हैं लेकिन संविधान के संदर्भ में वो ये क्या कौन लिखा है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का मुख्य निर्माता, आर्किटेक्ट माना जाता है। किनको? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर जी, वो तो सभी को पता है। मैं उनके बारे में और क्या बताऊं आप सभी को। तो यहाँ पे होता है, ये व्यक्ति या समूह होते हैं जो किसी भी देश या संगठन के क्षेत्र में नियम और नीतियां बनाते हैं। तो जो भी नियम नीति बनाते हैं उसको ही फिटसी कवर करता है। वो फिटसी के हिसाब से ही वो चलते हैं। फिटसी किस किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, इसे भी हमारा जानना जरूरी है। अगर बाय चांस किसी ने पूछ लिया तो हमें बताना होगा, हमें खुद को आना चाहिए बताने से पहले। तो फिटसी ये प्राइमरीली किसी का मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स जिसे हम बोलते हैं उसके साथ ये एसोसिएटेड है। FITSE is primarily associated with Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, स्पेशली डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के ही अंडर आता है इंडिया में। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जैसे संबंधित सरकारी विभाग होते हैं उसके साथ ही मिलकर काम करते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग उद्योग को नियंत्रित करने वाले नियमों और उपभोक्ता संरक्षण में से जुड़े हुए हैं। लेकिन ये किसी एक मंत्रालय के अधीन में नहीं है। इन शॉर्ट इन शॉर्ट मैं बोलना चाहूंगी कि जो भी हमारे पास सर्टिफिकेट वगैरह की हम बातें करते हैं वो असल में एक उद्योग संघ है। कोई सर्टिफिकेट तो है पर उद्योग संघ है। उद्योग मैंने क्या, उद्योग संघ में ना होता है एसोसिएशन मेंबरशिप, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, उसका एक हिस्सा होता है जो आपको एक वैध और प्रतिष्ठित डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का सदस्य होने का प्रमाण देता है। ना कि कोई सरकारी और एजुकेशनल सर्टिफिकेट जैसे का प्रमाण पत्र होता वैसा नहीं होता। और जैसे कि मान लीजिए अगर आप किसी एक कंपनी के माध्यम से डायरेक्ट सेलिंग करते हैं और तो उस कंपनी का फिट से सदस्य होना बहुत ही जरूरी है। फिर तो अगर आप किसी कंपनी में मान लीजिए कि आप डायरेक्ट सेलिंग करते हैं तो उस कंपनी को फिटसी का सदस्य होना दर्शाता है कि वह कंपनी उद्योग के मानकों का पालन करती है। उद्योग में जो भी हमारा जैसे कि मैंने बताया कि एसोसिएशन मेंबरशिप होता है, उस सभी का जो नीति नियम रहता है वो उसको पालन करती है। ये एक मेंबरशिप है, इट्स नॉट अ लाइसेंस। ये इसको हम एक मेंबरशिप बोल सकते हैं, इसको हम लाइसेंस नहीं बोल सकते। यह कोई सरकार द्वारा जारी किया गया लाइसेंस नहीं होता है, ना ही कोई ये अप्रूवल है जो कि जो कंपनी को लीगल स्टेटस को दर्शाता है।
ये जनरली एक मेंबरशिप है। और ये क्या होता है, वैलिड कितने, ये इसका वैलिडिटी कितना रहता है, बस 1 साल का रहता है। इट इज वैलिड फॉर ए पीरियड ऑफ ओनली 1 ईयर, बट एग्जैक्ट वैलिडिटी जो भी रहता है, वैलिडिटी पीरियड आप इस सर्टिफिकेट में देख सकते हैं। फिर से आप इस मीटिंग खत्म होने के बाद आप खुद भी सर्टिफिकेट की जांच कर सकते हैं। उस सर्टिफिकेट्स में नीचे उसका क्या रहता है, उसका वैलिडिटी वगैरह सब दर्शाया गया रहता है। और ये क्या होता है, हर साल उसको रिन्यू करना भी ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद आता है हमारा तीसरा एफएसएसएआई सर्टिफिकेट। एफएसएसएआई क्या होता है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। व्हाट इज एफएसएसएआई? एफएसएसआई सर्टिफिकेट क्या होता है? भारत में खाद्य व्यवसाय जो कि फूड बिजनेस चलाने के लिए एक अनिवार्य लाइसेंस है। अनिवार्य मीन्स कंपलसरी लाइसेंस है, जो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के इतना जो लंबा चौड़ा मैं हिंदी बोल रही हूँ, उसका मतलब ही है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके द्वारा ये जारी किया जाता है। और ये सुनिश्चित करता है कि खाद्य उत्पाद जो भी हैं वो सुरक्षा मानकों और गुणवत्ता का पालन करते हैं, करें, उसको पालन करना उनको अनिवार्य है। जिससे क्या होता है, उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ता है और मिलावट भी रुकती है। जैसे कि स्टार्टअप इंडिया और बजाज फिनसर्व जो भी रहते हैं, वो उस वेबसाइट पे ये विस्तार रूप से बताया गया है, आप वहां पे जाके खुद भी सर्च कर सकते हैं। फिर आता है जैसे कि भारत में या भारत में किसी भी खाद्य व्यवसाय, जैसे कि हमारा निर्माण हो, प्रोडक्शन जिसे हमको बोलते हैं, फिर प्रोसेसिंग, हिंदी में उसे प्रसंस्करण कहते हैं। अगर मैं थोड़ा कहीं पे गलत हो जाऊं, मेरा हिंदी का अगर कहीं पे कुछ गलती हो जाए, तो उसको प्लीज नोट डाउन करिए, मुझे लास्ट में आप बताइएगा। तो ये भारत में जो भी खाद्य व्यवसाय होता है, उसका प्रोडक्शन, उसका प्रसंस्करण या फिर प्रोसेसिंग हम बोल सकते हैं इंग्लिश में, फिर उसका पैकेजिंग जो रहता है, पैकेजिंग होता है, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिस्ट्रीब्यूटिंग मैंने हमारा वितरण होता है, सेलिंग होता है लास्ट में, जिसे हम बिक्री बोलते हैं। उसके लिए एक कानूनी अनुमति है। ये भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत काम करता है। ओके। और खाद्य सुरक्षा के विज्ञान आधारित मानक तय करता है। विज्ञान आधारित मानक माने उसका स्टैंडर्ड्स जो रहता है, जो हम जो भी चीज खाते हैं बाहर में, पैकेज जो भी खाते हैं हम लोग, पैकेट आइटम सब, तो वो कितना, उसका स्टैंडर्ड क्या है, ठीक है या नहीं है, बासी है, या फिर उसका जो क्या बोलते हैं उसको, एक्सपायरी वगैरह जो रहता है, वो सब ठीक है या नहीं, ये सभी एफएसएसआई तय करता है, टेस्ट वगैरह सब करके। और उसके बाद एफएसएसआई सर्टिफिकेट है, आप अगर कहीं पे देख लिए कि हाँ, हमारे सभी जो पैकेट कुरकुरे हो, चिप्स हो, जो भी आप खाते हैं, उसके पीछे एफएसएसआई का एक लोगो रहता है। लोगो मीन्स लिखा ही रहता है एफएसएसआई, ग्रीन कलर में स्मॉल लेटर एफ रहता है। तो वहां से हमको पता चलता कि नहीं, ये अगर है तो पक्का है कि खाद्य बढ़िया है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। इसका उद्देश्य क्या हो, ये बस सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करना और मिलावट को कम करना रहता है। तो नेम सेकंड में आता है मेन मोटो एंड प्रॉफिट्स, मुख्य उद्देश्य और इसका लाभ क्या है। सबसे पहले आता है खाद्य सुरक्षा। यह सुनिश्चित करता है कि भोजन उपयोग के लिए सुरक्षित है। हम जो भी खाते हैं उसको अगर देख लिए कि एफएसएसआई सर्टिफाइड है या सर्टिफिकेट इसके पास है, तो ये पूरा सुरक्षित है, हम इसे तुरंत ही कंज्यूम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कानूनी आवश्यकता जो भी है, यह भारत में सभी खाद्य व्यवसायों के लिए अनिवार्य है। थर्ड, उपभोक्ता के विश्वास। एफएसएसएल मैंने जैसे बताया था, एफएसएसएआई लोगो गुणवत्ता जिसे हम क्वालिटी कहते हैं, और सुरक्षा सेफ्टी का प्रतीक होता है। हमें और दूसरा कुछ नहीं चाहिए, बस एफएसएसएआई देख लिए तो हम श्योर हो जाते हैं कि ये बेस्ट चीज है, हम इसे खा सकते हैं, जो ग्राहकों का विश्वास बढ़ाता है। उसके बाद आता है व्यवसाय विस्तार। यह निवेशकों, जो निवेशक मीन्स इन्वेस्टर्स जो रहते हैं, उनको आकर्षित करने में और व्यवसाय को बढ़ाने में ये मदद करता है। हु डू नीड दिस सर्टिफिकेट? किसे इस सर्टिफिकेट की आवश्यकता है? किन लोगों को? जो खाद्य व्यवसाय में शामिल सभी लोगों, जो खाद्य व्यवसाय में शामिल हैं उन्हें, जैसे कि हम मान लीजिए रेस्टोरेंट वाले, कैटरर्स हैं, फूड ट्रक है, डेयरी फार्म्स हैं, मीट शॉप है, और इम्पोर्टर्स भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो इन सभी को इसकी आवश्यकता अनिवार्य है, उनको लेना ही लेना है। लाइसेंस के प्रकार,
टाइप्स ऑफ लाइसेंस जो है वो देखिए, एफएसएस में मुख्य रूप से 3 तरह के लाइसेंस होते हैं, लाइसेंस व पंजीकरण बोल लीजिए वो होते हैं, जो कि व्यवसाय के टर्नओवर पर और उनके पैमाने पर निर्भर करता है। एफएसएसआई बेसिक रजिस्ट्रेशन सबसे पहले आता है, अगर कोई लिखना चाहे तो प्लीज लिख लीजिए। एफएसएसआई बेसिक रजिस्ट्रेशन छोटे खाद्य व्यवसाय के लिए जिनका वार्षिक कारोबार वार्षिक कारोबार क्या होता है, एनुअल टर्नओवर रहता है, 12 लाख से कम है। जैसे छोटे फूड स्टॉल, होकर वगैरह, कैफे छोटा छोटा, तो वो इनके अंडर आते हैं, जिसके पास एफएसएसआई बेसिक रजिस्ट्रेशन रहता है, उनको लेना अनिवार्य है। ये एफएसएसआई के साथ पंजीकरण करना अनिवार्य है। जो भी छोटे हैं, इनको बेसिक रजिस्ट्रेशन एफएसएसआई के जो लाइसेंस वगैरह के ये टाइप्स है। तो सबसे पहले आता है एफएसएसआई बेसिक रजिस्ट्रेशन, जो कि छोटे खाद्य व्यवसाय के लिए जिनका एनुअल टर्नओवर क्या रहता है, 12 लाख से कम होता है, तो उन्हें बेसिक रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होती है। दूसरा आता है एफएसएसएआई राज्य लाइसेंस, स्टेट लाइसेंस, मध्यम आकार के व्यवसाय के लिए जिनका वार्षिक कारोबार 12 लाख 12 लाख से लेकर 20 करोड़ के बीच में होता है और वे एक ही राज्य में काम करते हैं। ठीक है, ये होता है राज्य लाइसेंस, एफएसएसआई के राज्य लाइसेंस। किसे इसको चाहिए होता है, मध्यम आकार के व्यवसाय, मिडिल मिडिल वाले जो रहते हैं व्यवसाय, सॉरी, व्यवसायों, उनके लिए जिनका वार्षिक कारोबार कितना रहता है, एनुअल टर्नओवर जिनका 12 लाख से 20 करोड़ के बीच में होता है, उन और वे एक ही राज्य में काम करते हैं, तो उन्हें एफएसएसआई राज्य लाइसेंस रहना उनका अनिवार्य है। इसे राज्य खाद्य सुरक्षा विभाग से लाइसेंस लेना होता है। इन लोगों को क्या होता है, इन्हें राज्य खाद्य सुरक्षा विभाग से लाइसेंस लेना जरूरी होता है। थर्ड में आता है हमारा एफएसएसएआई सेंट्रल लाइसेंस। सेंट्रल लाइसेंस ये क्या होता है, ये बड़े व्यवसायों के लिए जिनका वार्षिक कारोबार, जिनका एनुअल टर्नओवर क्या होता है, 20 करोड़ से अधिक होता है। जिनका एनुअल टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा होता है, या जो एक से अधिक राज्यों में काम करते हैं, ये खाद्य उत्पादों के आयात, आयात मीन्स इंपोर्ट, और निर्यात करते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, जो खाद्य सब खाद्य उत्पाद जो वो एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज को इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट जो भी करते हैं, और उनका के एनुअल टर्नओवर कितना होता है, 20 करोड़ से अधिक होता है, उन्हें एफएसएसए के एफएसएसएआई के सेंट्रल लाइसेंस उनको अनिवार्य है। उसके बाद आता है की फंक्शंस ऑफ एफएसएसएआई। एफएसएसएआई के प्रमुख कार्य, सबसे पहले आता है सेटिंग स्टैंडर्ड्स। सेटिंग स्टैंडर्ड्स का हिंदी अर्थ है मानक निर्धारण। खाद्य उत्पादों के लिए गुणवत्ता और सुरक्षा के मानक तय करना होता है, जिसमें कीटनाशक, मिलावट या सूक्ष्म जीव, छोटे छोटे जो जीव रहते हैं जो हमारे आंखों को भी दिखाई नहीं देते, कि उनकी सीमा शामिल हो, माने वो एक लिमिट रहता है। यह मानव उपभोग के लिए सुरक्षित भोजन के लिए विज्ञान आधारित मानक बनाता है। तो इसमें क्या होता है, मानक निर्धारण ये ऐसे सब काम करते हैं कि इसमें जो भी उनके रहता है, मैंने साइंस के अकॉर्डिंग, कि उनकी मैंने कितनी उसमें मिलावट मिलना चाहिए, जो भी उनका है, एक एक यूनिट, कितना यूनिट्स इसमें ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, सब रहता है। जिसमें छोटे छोटे कीटाणु भी जो भी रहते हैं, हमारे आपको दिखते नहीं है वो, उसको क्या बोलते हैं, उसको मैं ठीक से याद नहीं आ रहा, साइंस लेबोरेटरी में जो देखते हैं उसमें तो वो क्या होता है, बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं, जो हमें वहाँ पे हमारे आँखों को भी दिखाई नहीं, तो उसके हिसाब से कितने रहने चाहिए, कितने नहीं रहने चाहिए, बैक्टीरिया वगैरह वैसा उसको निर्धारण करते हैं। रेगुलेशंस मीन आता है अ, विनियामक जैसे हम कहते हैं। तो वो क्या होता है, खाद्य व्यवसायों में लाइसेंस और प्रमाणन देना, और यह सुनिश्चित करना है कि वे एफएसएसआई के नियम सब पालन कर रहे हैं। लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन, खाद्य व्यवसाय चलाने वालों को लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन देना होता है, जो टर्नओवर और कारोबार के प्रकार और उसके आधार पर अलग अलग होता है। जैसे कि बेसिक होता है, सेंट्रल होता है, स्टेट होता है। ये क्या होता है, जो भी लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन जो है वो क्या, खाद्य व्यवसाय जो भी चलाते हैं उनके लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन दोनों देता है, जो टर्नओवर और उनके कारोबार के प्रकार पर उस पर निर्भर करता है, कि वे बेसिक रजिस्ट्रेशन लिए हैं, कि स्टेट वाले हैं, कि या फिर सेंट्रल उनका कारोबार चलता है उस हिसाब से। देन आता है मॉनिटरिंग एंड एनफोर्समेंट। मॉनिटरिंग एंड एनफोर्समेंट का हिंदी अर्थ है निगरानी और प्रवर्तन। खाद्य सुरक्षा नियमों और दर्शा निर्देशों को पालन करना सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण करना और ऑडिट करना होता है।
ये होता है मॉनिटरिंग मीन्स उनको ऑडिट करना होता है। खाद्य व्यवसाय का निरीक्षण करना और खाद्य परीक्षण के माध्यम से क्या होता है मानकों का पालन सुनिश्चित करना रहता है। जो भी वो यूनिट वगैरह सब है, वो उनको जो भी उनका नियम है, कानून है, जैसे कि एफएसएसएआई द्वारा जो भी हमारा रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, उसको सब ये फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, उनको देखना, चेक करना रहता है, ऑडिट करना रहता है। प्रिवेंटिंग एडल्ट्रेशन मीन्स मिलावट रोकना। खाद्य पदार्थों में आजकल बहुत ही ज्यादा मिलावट हो रही है, तो उसको मिलावट को रोकने के लिए और माने हमारे हम तक उपभोक्ताओं को शुद्ध और अच्छी चीजें, स्वास्थ्यवान चीजें हम तक कैसे पहुंचे, वो सब एफएसएसएआई के द्वारा ही किया जाता है। फिर आता है अवेयरनेस कैंपेन, जागरूकता फैलाना। उपभोक्ताओं और खाद्य व्यवसायों के बीच में सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाना होता है, क्योंकि हमें मैंने बिजनेस वालों को बस मतलब रहता है कि हाँ मेरे चीज बिक जाए, पर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम वो अगर जो मिलावट आजकल के डेट में आप देखते भी होंगे कि एक्सपायरी चला के होता है, कई वीडियोस में ऐसा आता है कि कहीं पे छापा मारे हैं तो वहां पे वो अपना उनका एक्सपायरी का जो भी प्रिंट रहता है उसको मिटाते हैं और नया वाला फिर उसमें डाल देते हैं। तो उसमें होता क्या है, हानि हमें ही पहुँचती है। उनके खुद के घरवालों को भी कई ऑब्वियस की बात है कि चीज़ उनके घरवालों तक भी पहुँचती होंगी। तो यहाँ पे क्या होता है, ये मिलावट उनको रोकना रहता है और ये जागरूकता लोगों को फैलाना रहता है कि हम जो भी खाएँ हमारे स्वास्थ्य की रक्षा के लिए ही होना चाहिए। फिर आता है रिसर्च, रिसर्च मीन्स अनुसंधान। खाद्य सुरक्षा मानकों को बेहतर बनाने के लिए अनुसंधान और विकास करना भी एफएसएससीआई का ही मुख्य उद्देश्य होना चाहिए है। और उसके बाद आता है इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता की सुविधा देना, जिससे हम इंटरनेशनल मार्केट में भी हमारा व्यवसाय को आगे बढ़ा सके। संक्षेप में मैं बोलना चाहूंगी, एफएसएसआई यह सुनिश्चित करता है कि भारत में बिकने वाला हर खाद्य उत्पाद सुरक्षित हो और लोगों के स्वास्थ्य में कोई भी नुकसान ना पहुंचे। ये हमारा एफएसएसएआई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटीज ऑफ इंडिया का काम है। तो नेक्स्ट आता है, कैन वी स्टार्ट अ फूड बिजनेस विदाउट एफएसएसएआई। हम बिना एफएसएसएआई सर्टिफिकेट के कोई खाद्य व्यवसाय, फूड बिजनेस हम स्टार्ट कर सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। टू एंश्योर सेफ एंड होलसम फूड फॉर ह्यूमन कंज्यूमशन, एक अच्छा पौष्टिक खाद्य, सेफ मीन सुरक्षा, अच्छा मैंने जिसमें कोई मिलावट ना हो, ऐसा जो भी है जो ह्यूमन कंज्यूम कर सकते हैं, हम जो खा सकते हैं, वो सेक्शन 31 इन ब्रैकेट 1, 31(1) और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत रिक्वायर्स लाइसेंस फ्रॉम एफएसएसआई, कि जो भी माने बिजनेस वाले जो भी कर रहे हैं, सेटअप कर रहे हैं अपना बिजनेस, उन्हें उनके साइज के हिसाब से, उसके बिजनेस के साइज के हिसाब से, उनके बिजनेस के नेचर के हिसाब से ये लाइसेंस अनिवार्य ही है। हम बिना एफएसएसआई सर्टिफिकेट के कोई भी खाद्य व्यवसाय शुरू नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो वो फिर कभी भी आके फूड सेफ्टी वाले आके हमें पकड़ के लेंगे तो दुनिया भर का जुर्माना भरना पड़ेगा। पे और भी ये चीजें हैं कि जैसे कि हमारे छोटे व्यवसाय रहते हैं, क्या छोटे व्यवसाय के लिए एफएसएसएआई लाइसेंस अनिवार्य है? भारत में किसी भी खाद्य के लिए एफएसएसएआई सर्टिफिकेट, उसका लाइसेंस अनिवार्य ही है। आवश्यकता पड़ती ही है। अगर बिना एफएसएस आपके पास अगर एफएसएसएआई सर्टिफिकेट है, आप कोई फूड बिजनेस चला रहे हैं, तो आपका धड़ाधड़ चलते जाएगा, कोई आपको रोकने या टोकने वाला नहीं है। पर ये लाइसेंस नहीं है तो आप मैंने जैसे कि हमें बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ड्राइविंग करना, वैसे जैसे हम डर डर के करते हैं, ये भी वैसा ही है। फूड लाइसेंस कितने प्रकार के होते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं। फूड लाइसेंस नहीं सॉरी, फूड लाइसेंस कितने में बनता है? फूड लाइसेंस की फीस आप आपके बिजनेस के आकार से और उसके प्रकार पर ही निर्भर करता है। जैसे कि 100 रुपए लेता है आपका बिजनेस बेसिक रजिस्ट्रेशन, जिसका एनुअल टर्नओवर क्या होता है, 12 लाख से 12 लाख तक होता है या फिर उससे कम होता है। शुरू होकर आपको स्टेट लाइसेंस आपका पड़ जाता है 2000 से 5000 तक, और जिनका काम एक राज्य में ही होता है, जिनकी स्टोरेज कैपेसिटी तकरीबन कितना 10,000 मेट्रिक टन वगैरह उतना तक रहता है, और सेंट्रल लाइसेंस आपको 7,500 प्रति वर्ष आपको हो सकता है, उतना लेता है, जो कि एक राज्य से दूसरे राज्यों में भी कारोबार करते हैं। फूड लाइसेंस की वैलिडिटी कितनी होती है,
ये फूड लाइसेंस की वैलिडिटी 1 से 5 साल तक की होती है, जो फीड फूड बिज़नेस के प्रकार और आपके पसंद पर ही निर्भर करता है। रिन्यू करना ज़रूरी है क्योंकि वैधता समाप्त होने से उससे पहले 30 दिन पहले ही हमें इसके रिन्यूअल के लिए ही आवेदन करना होता है। सेकंड में आया सॉरी फोर्थ सर्टिफिकेट है जीएमपी जीएमपी सर्टिफिकेशन गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। ये होता क्या है? व्हाट इज जीएमपी सर्टिफिकेट? ये सर्टिफिकेट एक प्रमाणन है जो यह सुनिश्चित करता है कि उत्पाद जैसे दवाई है, भोजन वगैरह है, कॉस्मेटिक्स है, उसका निर्माण उच्च गुणवत्ता मानकों के अनुसार लगातार किया जाता है। उसके माने जो बनाने के प्रोसीजर है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते, जिससे सुरक्षा और हमारा प्रभावशीलता सुनिश्चित होता है। यह उत्पादन प्रक्रिया हर पहलू में, जैसे कि सामग्री हो, उपकरण हो, उसके स्वच्छता पर हो, उसके क्लीनलीनेस जिसे बोलते हैं, स्टाफ को नियंत्रण इसमें भी होता है। स्टाफ माने जो हम अपॉइंट करते हैं वो सब नियंत्रित करता है ताकि मिलावट और त्रुटियां से बचा जा सके और नियामक प्राधिकरण व उपभोक्ताओं को भरोसा बढ़ा सके। नियामक प्राधिकरण क्या होता है? रेगुलरिटी रेगुलरिटी अथॉरिटी। नियामक प्राधिकरण का मतलब होता है कि वह सरकारी संस्था, जैसे भारत में सीडीएससीओ होते हैं, अमेरिका में एफडीए होते हैं, यूरोप में ईएमए होते हैं, जो दवा और खाद्य चिकित्सा उत्पादों को की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जीएमपी के नियमों को बनाता है, लागू करता है और उनको पालन भी करवाता है। ये प्राधिकरण ही निर्माताओं की जांच करके जीएमपी प्रमाण पत्र को जारी करता है, जो दर्शाता है कि उत्पाद उच्च गुणवत्ता मानक के अनुसार ही बनाए गए हैं। नियामक प्राधिकरण कौन होते हैं? मैंने तो इतना सा बोल दिया कि नियामक रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो कौन होते हैं? ये राष्ट्रीय व या फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर में किसी भी सरकारी, अर्ध सरकारी, जो गवर्नमेंट या फिर सेमी गवर्नमेंट संस्थाएं होती हैं, जो विनिर्माण प्रक्रियाओं पर नजर रखती हैं, जैसे कि अमेरिका में क्या होता है? एफडीए होता है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमने पहले ही पढ़ चुका है। और ईएमए होता है, यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी, यूरोप में होता है। एचएससी होता है, हेल्थ साइंस अथॉरिटी, सिंगापुर में वो होते हैं। तो इनका जीएमपी सर्टिफिकेट में क्या काम है? नियम बनाना होता है। नियम कैसे? ये जीएमपी को दिशा निर्देश करते हैं, जैसे कि नियम तय करते हैं कि जैसे कच्चे माल है, परिसर है, माने उनका जो बाउंड्रीज वगैरह जो परिसर रहता है उनका, उपकरण रहते हैं, उनका स्टाफ ट्रेनिंग होता है, उनका टेस्टिंग होता है, ये सब का मानक उन लोग तय करते हैं। अनुपालन करना, ये सुनिश्चित करते हैं कि कंपनियां जो भी इनके नियम हैं उनको पालन कर रहे हैं ताकि उत्पाद सुरक्षित और प्रभावी बने। निरीक्षण और प्रमाणन, ये निर्माताओं का निरीक्षण जो कि इंस्पेक्शन करते हैं और संतुष्ट होने पर उन्हें जीएमपी का प्रमाण पत्र जारी करते हैं। बाजार में उनकी पहुंच देखिए। जीएमपी सर्टिफिकेट के बिना कोई देश में दवाई या खाद्य उत्पाद बेचना गैर कानूनी होता है। अगर आपके पास जीएमपी का सर्टिफिकेट नहीं है तो यहाँ आप बाहर देशों में भी, मतलब बाहर देशों तो दूर की बात है, आप यहाँ पे भी अपना बाजार तक भी अपनी चीजों को ले नहीं सकते क्योंकि आपका गैर कानूनी हो जाएगा। नियामक प्राधिकरण इसकी अनुमति नहीं देती कतई। इन शॉर्ट क्या होता है? नियामक जीएमपी प्रक्रिया को एक गार्ड होता है। गार्ड के मैंने जैसे कि गार्ड जगवाली करते हैं, वैसे ही ये भी वैसे ही सुनिश्चित करता है कि उत्पाद केवल गुणवत्ता वाले ही बाजार में आए, जिससे उपभोक्ता की सुरक्षा हो सके। जीएमपी सर्टिफिकेट क्यों इम्पोर्टेंट है? व्हाई दिस सर्टिफिकेट इज इम्पोर्टेंट? क्योंकि ये हाँ, क्वालिटी कंट्रोल करता है, गुणवत्ता नियंत्रण। ये सुनिश्चित करता है कि हर एक उत्पाद जो भी तैयार होता है वो हर समय, हर बार समान गुणवत्ता से ही होता है। नेक्स्ट आता है रिस्क रिडक्शन, जिसमें जोखिम कम करता है। दवा उत्पादन में होने वाले उन जोखिमों को कम करता है जिन्हें हम अंतिम परीक्षण में खत्म नहीं किया जा सकता, उनको पहले से ही वो कंट्रोल में रखते हैं। देन आता है उपभोक्ता सुरक्षा, कंज्यूमर सेफ्टी। उत्पादों की सुरक्षित और प्रभावी बनाते हैं ये सब। नियामक अनुपालन, रेगुलरिटी कॉम्प्लायंस क्या होता है? इसका काम ये होता है, सुनिश्चित करना होता है कि दवा और चिकित्सा उत्पादक जो भी उत्पादन इस तरह से करते हैं वो लगातार उच्च गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावकारिता के मानक को ही पूरा करें, जिससे उपभोक्ता हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करा जा सके और बाजार में हमारा एक विश्वास बना सके। ये कंटामिनेशन, जो संक्रमित जो बोलते हैं, उसकी और तृतीया को रोक सकता है। सभी प्रक्रियाओं का दस्तावेजीकरण या डॉक्यूमेंटेशन जिसे हम कहते हैं वो, और एफडीए व ईएमए जैसे नियामक जो नियम कानून जो बनाते हैं
द्वारा निर्धारित नियम का पालन भी सुनिश्चित करता है, जो उत्पाद की बिक्री और उनके एक्सपोर्ट के लिए अनिवार्य होता है। इन शॉर्ट क्या होता है, जीएमपी सर्टिफिकेट ये गारंटी देता है कि कोई भी कंपनी गुणवत्ता और सुरक्षा के सख्त नियमों का पालन करते हुए उत्पाद बना रही है, और खासकर जैसे कि हमारे फार्मास्यूटिकल्स जो कंपनी वगैरह रहते हैं, और खाद्य में ताकि उपभोक्ताओं को क्या भरोसेमंद उत्पाद मिल सके। जीएमपी के अनुप्रयोग अनुप्रयोग मीन्स क्या, किसी भी सिद्धांत का व्यवहार में प्रयोग करना रहता है, उसे कहते हैं हम अनुप्रयोग। जीएमपी का अनुप्रयोग मुख्य रूप से दवा, फार्मास्यूटिकल्स, जिसे हम कहते हैं खाद्य और पेय पदार्थ मीन्स जैसे कि हमारा जूस वगैरह जो हम ड्रिंक ड्रिंक माने पीते हैं, जिसे ऐसे कॉस्मेटिक्स, आहार पूरक जैसे उद्योग में है, जहां यह उत्पादों की गुणवत्ता, सुरक्षा, प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए विनिर्माण प्रक्रिया को हर चरण, कच्चे माल से लेकर अंतिम पैकेजिंग तक, हाँ, ठीक है, दस्तावेजीकरण बोलते हैं, स्वच्छता, सेफ्टी, स्टाफ ट्रेनिंग, ये सब उपकरण सत्यापन जैसे कठोर मानकों से लागू करते हैं, जिससे हम उपभोक्ताओं का विश्वास और भी बढ़ा सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट आता है जीएसटी। जीएसटी को सब बोलते हैं, जीएसटी कितना है, जीएसटी क्या है, ये सब बोलते हैं। चलिए उसके बारे में भी थोड़ा जानते हैं। जीएसटी होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। व्हाट इज जीएसटी? जीएसटी क्या होता है? जीएसटी होता है वस्तु एवं सेवा कर हिंदी में बोलते हैं, जो भारत में कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017। आप लिख लीजिए, क्यों लिखेंगे वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगी, पर नोट डाउन कर लीजिएगा। जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। एक अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट कर है। ये क्या होता है? ये विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए जाने वाला एक व्यापक कर है, जो पहले लगाने वाले विभिन्न करों को एक व्यापक टैक्स में परिवर्तित कर दिया है। जैसे कि आप मान लीजिए सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, जो कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क जिसे कहते हैं हिंदी में, और सेवा कर में सर्विस टैक्स, वैट आदि, ये सब जीएसटी के प्रणाली के महत्वपूर्ण बदलाव हैं। केंद्रीय उत्पादक शुल्क जो एक अप्रत्यक्ष कर है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति चाहे वो धनी हो या गरीब हो, उसको मैटर नहीं करता, उन वस्तुओं को खरीद पर अप्रत्यक्ष रूप से वो इनडायरेक्टली कर भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, जो जिन पर पहले से ही क्या होता है, कर लगाया जा चुका रहता है। अब उत्पाद शुल्क क्या है? ये उत्पाद शुल्क क्या होता है? ये वस्तुओं के उत्पादकों द्वारा भारत सरकार में को दिया जाने वाला एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ये सीमा शुल्क के विपरीत है। सीमा शुल्क क्या होता है? कस्टम ड्यूटी। कस्टम को तो आपको पता होगा। कस्टम जैसे कि हमारे पोर्ट्स वगैरह में रहते हैं वहां पे, क्योंकि ये देश में घरेलू स्तर पर निर्मित वस्तुओं पर ही लागू होते हैं, जबकि सीमा शुल्क जो कस्टम ड्यूटी ना, वो देश के बाहर से आने वाले वस्तुओं पर लगाया जाता है। हु इज द फादर ऑफ जीएसटी? फादर ऑफ जीएसटी मैंने उसका कोई पापा डैडी वगैरह तो नहीं, जनक कौन है? इन्होंने जीएसटी को पहले शुरू किया था। भारत में जीएसटी के जनक जो है, किसी एक व्यक्ति को हम नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे कई लोगों के मिलित प्रयासों से ही इसका परिणाम है जीएसटी, जिनमें हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने सन 2000 में इसका अवधारणा पेश की थी। अवधारणा मीन्स एक सुविचरित धारणा, एक विचार। और दूसरे हैं डॉक्टर विजय केलकर, जिन्होंने उसका मॉडल तैयार किया था। और तीसरे में आते हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, वो भी हमारे पूर्वतन श्री अरुण जेटली जी, जिन्होंने इसे लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये सभी इसमें शामिल हैं। हालांकि हम अगर देखें तो फ्रांस को विश्व का जीएसटी का जनक माना जाता है। फ्रांस में 1954 सन 1954, 54 को हिंदी में 54 बोलता है शायद। अगर मुंह से कुछ गलती होता है सुधार दीजिएगा। 1954 1954 में उसको फ्रांस में जीएसटी फर्स्ट लागू किया गया था, देश भर में सबसे पहले फ्रांस। तो इसीलिए हम इस हिसाब से हम फ्रांस को जीएसटी का जनक भी बोल सकते हैं। हाँ, हेलो हेलो मैम, थोड़ा सा बीच में रोक रही हूँ प्लीज, हाँ जी मैम। क्योंकि अभी अपनी मीटिंग ऐसे अचानक से एंड हो जाएगी, क्योंकि 3 बजे से दूसरी लिंक स्टार्ट हो जाती है। तो हाँ जी मैम। आपका कितना अभी ये रह गया है क्या, कुछ और थोड़ा?
ये तो है 5वां मैम और 4 बाकी है मैम, 4। अच्छा, तो आप नेक्स्ट जिस दिन मीटिंग लोगे ना, वो नेक्स्ट जो 4 रह गए ना, उनको हाँ आप जी मैम। कंटिन्यू करना वहीं से जहाँ से आपने छोड़ा है। जी क्योंकि मैम, ठीक है मैम। अभी मैं भी आपको कुछ फीडबैक नहीं दे पाऊँगी, मीटिंग एंड हो जाएगी हाँ एक्चुअली। जी मैम, ठीक है मैम, है ना? ठीक है। तो अभी मैं वहाँ से आप स्टार्ट करेंगे जिस दिन आपकी हम मीटिंग हो, जीएसटी ठीक है? जी मैम, तो हम जीएसटी से ही शुरू करेंगे फिर से। हाँ जी मैम, जीएसटी से स्टार्ट करना। तो बहुत जी, बहुत ही बहुत अद्भुत जानकारी आपने दी है, जो सच में मतलब मैं क्या बोलूँ, किसी को शायद हम भी जैसे उनका जानते हैं ये सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफाइड है, लेकिन हमें भी बहुत अच्छे से इतना डीपली नॉलेज नहीं है। और हमें अगर कोई पूछ लेता है तो हम क्या बताएंगे, बाई चांस कोई ऐसा नेटवर्कर आ जाए या कुछ भी, तो हमें सारी चीजें होनी चाहिए, उनका मीन्स पता होना चाहिए। वो आपने आज बहुत अच्छे से क्लियर किया। बहुत ही शानदार अमेजिंग मीटिंग थी मैम, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा था, फर्स्ट टाइम आपने मीटिंग लिया, बहुत ही अच्छा था। और हम आपको आगे भी कराएँगे। और मैम मैं वैसे आपसे रिक्वेस्ट ही करना चाहूँगी कि मैम मुझे एक और क्लास दीजिएगा क्योंकि और 5 जो सर्टिफिकेट्स हैं वो इस माने वो ज़रूरी है कि हमें उसके विषय में जानना जी चाहिए। मैम, बिल्कुल दूँगी मैम, बिल्कुल आपका जी मैम, बहुत अच्छा सेशन रहा, पूरा देखा मैंने, बहुत ही थैंक यू, अच्छा, शानदार, अमेजिंग और क्लैपिंग है मेरी तरफ से। और थैंक यू सो मच। आउटस्टैंडिंग है मैम, बहुत अच्छा है। और 100% आपका होगा। अब मीटिंग एंड हो जाएगी तो इसलिए मैं एंड एंड करना चाहूँगी